Good morning friends, welcome all. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Daily Hindu edition of 31st August 2022. कल से एक नया महीना चालू हो रहा है. So friends, let's take a new resolve for the new month that the CLAT is approaching in December 2022. So we will be left with around 3 months to prepare, that is 90 days. So these 90 days are again, these are very crucial for our preparation. Okay, बिगुल बच चुका है एग्ज़ाम का. एग्ज़ाम आपका एक डेट फिक्स हो चुका है. 90 डेज समय है हमारे हाथ में, क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स भी आएंगे, दिवाली भी आएगा. सो प्लीज़ मेक अ प्लान फॉर दिस 90 डेज विच आर वेरी नेसेसरी. अगर आपने अपना टाइम टेबल, अपना प्लान नहीं बनाया है, सो प्लीज़ मेक द प्लान फॉर 90 डेज विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सेकेंडली, जब भी आप प्लान बनाएंगे, अब जो 90 डेज़ का प्लान है, सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्लूड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट देने की टाइम अब आ चुका है, मॉक टेस्ट भी देना होगा. And keep analyzing the mock test also. Okay, now as far as GK and current affairs is concerned, so we are doing all the important topics over here. Along with that, we are discussing the most important news and editorial also. So be with DNA, it is going to help you, especially जो last 3 से 4 महीने के जो news होते हैं वो बहुत ही important हो जाते हैं. Okay, so we have covered all the important news in our daily Hindu edition and we are going to do that until your exam D-Day arrives. So please, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली हिंदू एनालिसिस वीडियो. ठीक है, वी डेडिकेट हाफ एन आवर इन डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट न्यूज़ विच आर इम्पोर्टेंट. सेकेंड, वेन एवर वी आर डूइंग द DNA, so please you are advised to sit with paper and pen to note down all the important points. Fine, so let's start with the news. The first important news which is going is related to inflation. So Telangana tops inflation chart at 8.32%. तो देखिए यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में नॉर्मली 2 टाइप का इन्फ्लेशन देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. फाइन, सो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय NSO और CSO, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेशनल, कभी कभी ये सेंट्रल भी लिखते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द बॉडी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. उसके बाद जो WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स होता है, इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो इम्पैक्ट है ऑन डिफरेंट स्टेट, उसकी बात हुई है. तो उसमें तेलंगाना हैज़ टॉप द इन्फ्लेशन विद 8.32%. अगर हम RBI का अगर टॉलरेंस लिमिट देखेंगे तो इट इज़ 4% ±2%. RBI का जो इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लिमिट है, इट मीन्स 4% ±2%, मतलब 2% से 6%. फाइन, बट हियर इफ यू विल जस्ट सी कि इन्फ्लेशन जो है मेजर स्टेट्स में इट इज़ वेल बियॉन्ड द 6% रेंज. सो एंड तेलंगाना टॉपिंग द चार्ट. फाइन, नाउ सी, we have also seen the elevated inflation in Maharashtra, Haryana, Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Gujarat, Jammu and Kashmir as well as Rajasthan. उसके बाद if you will see certain states like Kerala, Tamil Nadu, Punjab, Delhi and Karnataka, there also the inflation is below 6% but it is still rising. उसके बाद small states की बात करें तो such as Manipur, Goa, Meghalaya, they have an average inflation of less than 4%. Okay, that is 1.07%, 3.66% and 3.84%. The next is this is very important news. Delhi police first force to make forensic probe mandatory. तो अब Delhi police has become the first police force. This has been announced by the Union Home Minister Amit Shah. क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी एज वेल एज दिल्ली ऑल्सो हैज इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली. बट जो दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, इन 3 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो है लॉ नहीं बनाती है. दे आर ऑल द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. ओके, ये जो 3 लिस्ट है इस पर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पावर नहीं है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का पावर चलता है. सो हियर द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हु हैड विजिटेड द दिल्ली हेडक्वार्टर. ओके, तो अगर यहाँ पे देखेंगे, सिंस दिल्ली इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, सो इट्स पुलिस फोर्स इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Fine, so that's why Delhi police now it has become the first police force to make collection of forensic evidence mandatory. But
कौन से क्राइम के लिए? उस क्राइम के लिए जहाँ पे जो पनिशमेंट है वो मोर देन 6 years है फॉर सच क्राइम्स। फाइन। उसके बाद यहाँ पे एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी है, दैट इज दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? सो संजय अरोड़ा, ही वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। सो प्लीज राइट इन टू योर नोटबुक। अब नाउ सी हाउ दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस का मोबाइल क्राइम वैन्स होता है, उसी तरीके से उनका एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन भी होगा, विच विल बी अलॉटेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड साइंटिफिक एंड फॉरेंसिक असिस्टेंस ऑन द स्पॉट वेन एवर इट इज needed. Okay, and it will not be under the administrative control of police, but it shall be an independent entity responsible to the court of law. ठीक है ना? Fine. But यहाँ पे ये क्या है कि however they will visit the scene of crime whenever called by the station house officer or any other investigating agency of Delhi police. Fine. So these are some of the important definitions. The next is, let's come to this news. SC impledes National Human Rights Commission, National Commission for Women and National Commission for Minorities. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को पार्टी बनाया है इन पेटिशन विच इज चैलेंजिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ सच एज पॉलीगैमी एंड निकाह हलाला। ठीक है, पेटिशन ये कहता है कि ये जो हैं दे वायलेट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। सो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है अंडर द जस्टिस इंदिरा बनर्जी, शी इज द सीनियर मोस्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ शी हैज implemented the NHRC NCW in this personal law case. So she has also observed that it violates section 494 of the Indian Penal Code. Section 494 of the Indian Penal Code, it bans polygamy. ठीक है ना, polygamy allow नहीं करता है और imprisonment दे सकता है, okay, 7 years or more than that, okay, and with fine. Now यहाँ पे देखिए, this is about section 494. Now here what is nikah halala, that is important. So nikah halala का मतलब होता है bar against remarriage with a divorced husband without an intervening marriage with another man. For example, if there is any woman X, she has divorced her husband Y. Now again if she wants to remarry her husband, so she cannot remarry like that. First she has to marry another person Z, then she has to divorce this Z and then she can marry Y. Okay, that is called as nikah halala. The next is EWS quota. So 103rd Constitutional Amendment Act, it provided for the EWS quota. So Supreme Court is here going to hear this plea related to EWS quota. तो जो EWS quota है, it provides 10% reservation to economically weaker sections of open category और general category candidates in government job, education and employment. तो यहाँ पे जो 5 judge constitution bench है, which is led by Chief Justice of India UU Lalit, so they are going to hear this on a priority basis. तो यहाँ पे two things are there. One is the second is Andhra Pradesh law which grants reservation to Muslims. So दोनों को सुनने वाली है सुप्रीम कोर्ट। ओके, EWS में जो लीगल चैलेंज है वो चैलेंज है पहला कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंदिरा सावनी केस में 50% रिजर्वेशन अलाउ करता है, नॉट मोर देन दैट. द अपर लिमिट ऑन रिजर्वेशन इज 50%, बट इफ यू इंक्लूड EWS कोटा द रिजर्वेशन गोज अप टू 60%. Okay, breaching the Supreme Court's fixed limit upper ceiling on reservation. That is the first thing which Supreme Court will reconsider. Second thing which the Supreme Court will reconsider is कि क्या इंडिया में प्योरली इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है. दैट इज द सेकेंड थिंग. द नेक्स्ट, हम लोग कुछ दिन पहले देखिए लोकायुक्त के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना. सो वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन लोकायुक्त रेस्ट विद लेजिस्लेचर एंड नॉट द गवर्नर. Okay, so now that bill has been passed in the Kerala Legislative Assembly. So Kerala Assembly has passed the Kerala Lokayukt Amendment Bill, which was boycotted by UDF, Congress-led UDF. Okay, now here it has been passed by the Assembly, but it is still awaiting the assent of the Governor for becoming the Act. Now let's come. The next is flood in Pakistan. इसको ना इस वक्त कह रहे हैं मॉन्स्टर फ्लड, मॉन्स्टर मानसून, ठीक है ना, मॉन्स्टर मानसून. सो इन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है. 8 weeks ऑफ नॉन स्टॉप रेनफॉल हैज़ अकर्ड इन पाकिस्तान विच हैज़ लेड टू फ्लड इन पाकिस्तान.
तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है, दे आर सेइंग दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज. सो व्हाट हैपेंस, यू नो, दैट एयर, व्हेन एयर बिकम्स वार्म, so its capacity to hold moisture increases. So because of global warming, the air is becoming warmer, and because of that they can hold more moisture and hence giving more rain in a specified area. The second जो है फंडा वो ये है कि जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है, दैट इज इटसेल्फ चेंजिंग बिकॉज ऑफ climate change. So because of that, Pakistan is witnessing its worst flood, worst natural disaster in recent time, which has killed 1,100 people. 33 million people have been affected or displaced, and there is the economic value of this damage is $10 billion. Okay, then there is also ensuing food crisis because it has affected standing crops. तो जब water जब पीछे आना चालू होगा, there will be fear of disease, food shortages in Pakistan. So looking into this, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ही ग्लोबली अपील्ड फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू पाकिस्तान. ओके, ही हैज टर्म्ड दिस monsoon in Pakistan as monsoon on steroids because of unnatural climate patterns. So countries like UK, USA, China, UAE, Qatar, Turkey, they have all dispatched aid to Pakistan. IMF ने भी हेल्प किया है, that is announcing $1.1 billion bailout tranche on Tuesday. फाइन. उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कुछ नया हुआ इस फ्लड से रिलेटेड, दैट इज़ जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस नाम को आप नोट कर लीजिए. पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, ही सेड दैट ही मे प्रपोज लिफ्टिंग द ट्रेड बैन इम्पोज्ड ऑन इंडिया. तो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ट्रेड बैन लगाया था वंस इंडिया पास जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 2019. उसके बाद दे आर कंसिडरिंग लिफ्टिंग बैन for importing Indian vegetables and essential commodities. Fine. पास्ट में इस्लामाबाद ने कुछ एक्सेप्शंस लगाए थे इंडियन इंपोर्ट्स में, दैट वाज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड, दैट इज सप्लाइंग 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान. नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल. देखिए, जब भी किसी एडिटोरियल में कुछ नया कॉन्सेप्ट या कुछ नया डिस्कस होता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फाइन. You can find this type of passage in GK. You can even find this type of passage in critical reasoning or in English passage. कभी कभी ऐसा होता है कि English passage में कुछ technical terms रहते हैं या किसी technical aspect से आ रहे होते हैं जो current affairs का part होता है. तो reading that passage is very important to answer the question. I have seen many students that just because they have good knowledge of certain terms which were discussed in newspaper, so they are well placed to answer those questions whether that comes in English, GK or critical reasoning. तो यहाँ पे we are talking about hyperlapse consumerism. Okay, we are talking about hyperlapse consumerism. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए hyperlapse consumerism जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. फाइन. ये कैसे स्टार्ट हुआ? जब कोविड-19 आया तो कंज्यूमर के बिहेवियर में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ. फाइन. सो लॉकडाउन ने क्या किया कि सब लोग बाहर निकल के खरीदी नहीं कर सकते थे, मार्केट से कुछ खरीद नहीं सकते थे, एवरीथिंग वाज शट डाउन. सो दे रिलाइड ऑन ई कॉमर्स फॉर बाइंग द फूड प्रोडक्ट्स. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आफ्टर द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड सप्रेस्ड कंज्यूमरिज्म, ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट रिवेंज शॉपिंग. तो अब क्या हुआ कि कोविड-19 में लॉकडाउन था, इनकम भी नीचे चले गया था, तो लोग खरीद नहीं रहे थे. अब जब रिकवरी फेज में इंडिया आ रहा है, तो now what is happening that people who could not buy the things at that point of time, now they are buying the things again, but they are using e-commerce on a very large scale. Okay, तो यहाँ पे if you will just see that this has given rise to hyperlapse consumerism, means the ability of the company to reach the consumer at a fastest rate. कि कितने जल्दी से हम कंज्यूमर को डिलीवर कर जाएं, that is called as hyperlapse consumerism. Now why it is possible? It is possible because of internet and e-commerce facilities, okay, which has led to this hyperlapse consumerism. अगर हम एक स्टडी की बात करें, according to a study by Invest, it says that 56% of online consumers between the age of 18 and 34 years, they expect that goods should be delivered on the same day. Okay, इसका मतलब डिलीवरी, that is called as hyperlapse consumerism. ठीक है ना. Whereas 61% want their package even faster within 1 to 3 hours of placing an order. Fine. तो अब जो e-commerce companies है, what they have done, they are focusing on faster delivery of goods, merchandise to the consumer. So वो अब
इस डिलीवरी को दे हैव मेड देयर कोर कॉम्पिटेंस। आपने एड्स भी देखे होंगे कि इतने टाइम में डिलीवर हो जाएगा एक्सेट्रा, फाइन। सो दैट इज नाउ कॉम्पिटिशन फॉर डिलीवरिंग फास्टर एंड बेटर, फाइन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिसेंटली इंडिया में वी सॉ दैट फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज दे अनाउंस 10-minute डिलीवरीज इन सर्टन सिटीज, ओके फाइन। जब ये 10-minute डिलीवरी सिस्टम जब अनाउंस हुआ था तो पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दिस माइट पुट द हेल्थ ऑफ डिलीवरी एजेंट्स ऑन अ रिस्क बिकॉज दे कैन ड्राइव फास्ट, ओके, फॉर मीटिंग द डेडलाइन एंड दिस मे बी रेकलेस ड्राइविंग विच मे हैव इट्स इम्पैक्ट। दैट उसके बाद जो वर्क प्रेशर है, फटीग है, मेंटल हेल्थ है और अदर हेल्थ इश्यूज भी इससे रिलेटेड है, ओके, एंड विच कैन बी सीन अमंग द डिलीवरी प्रोफेशनल्स। अब हम आते हैं इसके दूसरे उस पर, ठीक है ना, दैट इज गिग वर्कर्स। नाउ नॉर्मली जो हमारे डिलीवरी एजेंट्स होते हैं वो गिग वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, दे आर नॉट फुल टाइम वर्कर्स। तो यहाँ पे गिग वर्कर्स जो हैं, फाइन, इनके हेल्थ की बात आ गई। और कोई भी इंडस्ट्री जो है इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर इट्स गिग वर्कर्स। नीति आयोग का एक रिपोर्ट है विच इज सेइंग दैट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, दैट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट। इट सेज that there is now time has come for providing social security for gig and platform workers, which should include sick leave, health access and insurance, and occupational disease and work accident insurance, ठीक है। अब नीति आयोग का एक और रिपोर्ट है जिसमें वो हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म की देखिए बात कैसे करता है। इट सेज that 7.7 million workers were engaged in gig economy, which accounts for 1.5% of the total workforce in India, and it is expected to grow 23.5 million by 2029-30, making up 4.1% of the total livelihood in India. Okay. उसके बाद there is another report by Boston Consulting Group which says that India's burgeoning gig economy has the potential to provide up to 90 million jobs in the non-farm economy, and it will generate $250 billion in the volume of work, and it will contribute 1.25% to the country's GDP. इसका मतलब क्या है कि जो हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म है इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है, फाइन। तो जहाँ पे इफ यू विल जस्ट सी दैट एट द कोर ऑफ द गिग इकोनॉमी इज द शिफ्ट अमंग द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। अब आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता ये है कि either we continue with hyperlapse consumerism or we shift back to laid back delivery model कि आज ऑर्डर किया परसों आएगा नरसों आएगा, लाइक दैट, फाइन। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बेटर वैल्यू ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना, बिजनेसेस दे ऑफन इग्नोर सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल कॉस्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन, जैसे कि जो हमने अभी पढ़ा कि व्हाट कैन बी द हेल्थ इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी एजेंट्स, फाइन। उसके बाद यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर्स के लिए भी ज़रूरत है कि वो जो अपना कन्वीनियंस और अम्यूजमेंट के बारे में जब वो सोचते हैं तो दे शुड नॉट बिकम इग्नोरेंट टुवर्ड्स द हार्डशिप विच इज़ बीइंग सीन बाय अदर पीपल, ठीक है ना। तो दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट हार्डशिप दिस डिलीवरी एजेंट्स आर सफरिंग। द नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट रिलेटेड टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB, ठीक है। तो NCRB का एक रिपोर्ट है विच सेज दैट द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन 2021 was 1,55,622, हाईएस्ट सिंस 2014। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो नंबर है इट इज़ बिलो प्री पेंडेमिक लेवल, बट स्टिल द नंबर ऑफ रोड रिलेटेड डेथ्स हैज सरपास्ड द प्री पेंडेमिक लेवल। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग मर रहे हैं दैट इज़ ओवर स्पीडिंग, और उसमें जो सबसे टॉप स्टेट है, टॉप स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच दैट इज उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय तमिलनाडु। उसके बाद अगर हम एज ग्रुप देखेंगे मेल का, जो मतलब जिनकी डेथ हो रही है, दे आर बिटवीन 18 to 45 ईयर्स एंड दे आर ड्राइविंग मोस्टली टू व्हीलर्स एंड दे आर ड्राइविंग इट केयरलेसली इवन ओवर स्पीडिंग। द नेक्स्ट इज अगेन NCRB data. So here if you will just see the number of females who committed suicide in 2021 in the country, the number is 45,026. तो इसमें से देखेंगे that more than half of them are housewives, fine. So जो suicide जो कर रही हैं women में more of them are housewives. So the highest number is of housewives. तो suicides में सबसे ज़्यादा कौन है? housewife, followed by students, and then the third number is daily wage earner. उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड्स है इट इज़ बीइंग कमिटेड बाय
house committed by housewives. It was deported from Tamil Nadu, followed by Madhya Pradesh and then Maharashtra. The next is the ongoing political crisis in Iraq. So the ongoing political crisis in Iraq में यहाँ पे देखिए रिसेंटली एक पॉलिटिकल क्राइसिस हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था कि द इराकी प्रेसिडेंशियल पैलेस वाज स्टॉर्म्ड बाय सपोर्टर ऑफ शिया क्लरिक मुक्तादा अल सद्र. ठीक है, तो ये देखिए पूरा ये स्टार्ट कैसे होता है. इराक में इलेक्शंस हुआ अक्टूबर में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सदरिस्ट मूवमेंट है उसको सबसे ज़्यादा सीट मिला, दैट इज 73 आउट ऑफ 329 सीट्स, बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला. अब इराक में ट्रेडिशन क्या है, टू फॉर्म अ नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट. तो सद्र ने, जो ये सद्र हैं, सदरिस्ट मूवमेंट है, इन्होंने मेजॉरिटी बनाने के लिए इन्होंने कोलिशन किया. ओके, एंड दैट कोलिशन इज कॉल्ड एज सेव द होमलैंड, दैट इज एंका वतन, with two parties, Sunni Coalition of Sovereignty which has 62 seats and Kurdistan Democratic Party which has 31 seats. Okay, अब यहाँ पे इनका एक opposition party भी है which is called as Shia Coordination Framework. Now this Shia Coordination Framework consists of Shia party which is backed by Iran. Okay, so they are opposed to Mr. Sadr. तो इनकी जो अलायंस है, इनके पास देखिए 17, 33 एंड 4 सीट्स है, एंड इट इज़ लेड बाय अमर अल हकीम एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अब्दी. अब देखिए ये व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पॉलिटिकल क्राइसिस. तो रीज़न ये है कि इराक में ये चलता है कि पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, वो किसी जो सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी होगी उनको वो इलेक्ट, उनके लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, उसके बाद मिनिस्टर इलेक्ट होंगे. तो इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करने के लिए जो कोरम होना चाहिए पार्लियामेंट में वो कभी पूरा हुआ ही नहीं, बिकॉज वन और द अदर पार्टी दे वर बॉयकॉटिंग द मीटिंग टू इलेक्ट द पार्लियामेंट. ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट. अब देखिए अब क्या हुआ कि जो सद्र के बहुत सारे पार्टीज थे, दे क्विट द पार्लियामेंट. ठीक है, उसके बाद उस सीट के ऊपर क्या होता है कि इराक में ये रूल है कि दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, जो सेकंड रनर अप था उसको वो सीट मिल जाएगा. तो उससे क्या हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क जो था विच इज़ बैक्ड बाय ईरान, दे टुक द एडवांटेज. ओके, एंड दे रिप्लेस्ड बाय दोज हु फिनिश सेकेंड. तो अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन चेंज हो गया. उससे क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क इट बिकेम द लार्जेस्ट ब्लॉक. ठीक है, अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है वो चाहती है कि जो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो जाना चाहिए मोहम्मद अल सुदानी को. ठीक है ना, तो इसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर सद्र ही बॉयकॉटेड द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंशियल पैलेस वाज स्टॉर्म्ड. फाइन. अब यहाँ पे क्या है कि जो सद्र मूवमेंट है, जो सद्र की पार्टी है, नाउ दे आर डिमांडिंग कि जो पार्लियामेंट है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, अर्ली इलेक्शन हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो to elect the new government. Fine. So यहाँ पे जो that has led to political crisis. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, मतलब इराक में ऑप्शंस कितने हैं. फाइन, या तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए. ठीक है, सेकंड क्या है, पॉसिबिलिटी की जो शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है वो एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करे और मोहम्मद अल सुदानी को जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर बनाए इराक को. ठीक है ना. फाइन, अगर सेकंड ऑप्शन होता है तो वायलेंस इन इराक विल इंक्रीज. द नेक्स्ट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दिया है रिलेटेड टू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशली वन सेक्शन 5 विच सेज कि किसी भी कपल को अगर मैरिज करना है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज जो होते हैं दैट इज डन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. तो जो सेक्शन 5 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो इट रिक्वायर्स दैट द कपल हु आर गोइंग टू गेट मैरिड दे शुड गिव 30 days एडवांस नोटिस. ओके, उसके बाद अंडर सेक्शन 6 जो मैरिज दैट इज एंटर अंडर मैरिज नोटिस बुक which is maintained by marriage officer, okay, and which can be inspected by any person, and if they have any objection then they can file the objection. Then section 7 it provides the process for making an objection if any party has a living spouse. ठीक है ना, मान लो कि कोई शादी करने जा रहा है पर बाद में पता चला कि नहीं उसका पहले से कोई स्पाउस है, तो उसकी स्पाउस को भी मौका मिलना चाहिए बताने के लिए that this person is married. ओके, और दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो भी प्रॉब्लम हो. अगर एक बार ऑब्जेक्शन फाइल हो गया तो सेक्शन 8 प्रोवाइड्स इंक्वायरी प्रोसीजर. ओके,
फाइन. नाउ व्हाई दिस पेटिशन वाज फाइल्ड, तो यहाँ पे हम आते हैं एक केस से, दैट इज अथीरा's केस. तो शी इज अ 35-year-old woman. So she got married in 2019 under SMA and her marriage notice containing her address was circulated on Facebook and WhatsApp. Okay, but she had the support of her parents, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. अगर सपोर्ट नहीं होता पेरेंट्स को तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता. Similarly there was a case of Muslim woman in Delhi. तो ऐसे जब द मैरिज ऑफिसर्स ओके दे बियॉन्ड द लॉ एंड दे सेंड द नोटिस टू द पेरेंट्स कि आपकी जो बेटी है शी हैज रजिस्टर्ड फॉर मैरिज, and then she was confined to her house in March 2020. Now the next is China claims on Arunachal Pradesh outrages. So over here the new German ambassador to India, Philip Ackerman, now he has said that China claims on Arunachal Pradesh is outrageous, and it is violation of international order. The next is one-liner again. So the Chennai airport becomes 5th busiest airport in the country. तो सबसे busiest airport कौन है? New Delhi, followed by Mumbai, then Bengaluru, Hyderabad, Chennai, and then Calcutta. Then से economist अभिजीत सेन, इनके बारे में यहाँ पे he was the former member of planning commission, so he had died at 72. So now see he was the former. अब यहाँ पे एक एक चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगी. सो अभिजीत सेन, ही इज़ द फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट. ही हैड बीन फैकल्टी एट द सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, which he joined in 1985 and retired from that position in 2015. The next is two important, very important news related to lumpy skin disease. Now see lumpy skin disease, I will discuss everything about lumpy skin disease. So the first thing is that lumpy skin disease, it was first reported in India on 23rd April. So it was first reported on India on 23rd April in Kutch district of Gujarat. फाइन. अब देखो इट इज कॉज्ड बाय एक स्पेशल वायरस है, कैप्री पॉक्स वायरस. इट इज कॉज्ड बाय कैप्री पॉक्स वायरस. इट इज कॉज्ड बाय कैप्री CAPRI कैप्री पॉक्स वायरस विच बिलोंग्स टू पॉक्स विरिडे फैमिली. ठीक है. नाउ दिस कैप्री पॉक्स वायरस, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शीप पॉक्स एंड गोट पॉक्स. फाइन. उसके बाद इफ यू विल जस्ट सी दैट इट मेनली इम्पैक्ट्स काउ, इट्स प्रोजेनी एंड एशियन वाटर बफेलोज. ओके. उसके बाद ये इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में कब एंटर हुआ? सो इट एंटर्ड इन इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश इन ईयर 2019. उससे पहले दिस डिजीज इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सब सहारन अफ्रीका. उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में दिस डिजीज एंटर्ड इन टर्की, मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ओके. देन इन 2015 इट एंटर्ड इन रशिया, बाल्कन रीजन, कॉकस, एंड इन 2019 इट एंटर्ड इन साउथ एशिया. ओके. सो दिस इज अबाउट दिस. उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडिया में देयर इज अ वन वैक्सीन विच इज गोइंग टू बी लॉन्च, दैट इज लुम्पी प्रोवैक. तो लुम्पी प्रोवैक एक वैक्सीन है फॉर लंपी स्किन डिजीज. It has been developed by National Research Center on Equines, that is in Hisar, Haryana, and it has been developed in collaboration with Indian Veterinary Research Institute and which is in Ijat Nagar in Bareilly, and it was launched by now see Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. ठीक. now देखिए डॉक्टर यशपाल जो हैं, he is saying that raw milk जो होता है from the cattle which has been impacted by lumpy skin disease, that is not good because it contains very high bacterial load. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टर्म है एपिजूटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिजूटिक? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दैट लंपी स्किन डिजीज इट अकर्स इन एपिडेमिक्स ओके सेवरल ईयर्स अपार्ट. तो जो एपिडेमिक जो होता है ना, एपिडेमिक ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड होता है. एपिडेमिक इन एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एज एपिजूटिक. ओके. देन देयर इज ह्यूज हॉल ऑफ फेक 2000 नोट्स अकॉर्डिंग टू NCRB. तो अब यहाँ पे NCRB का एक रिपोर्ट है विच सेज दैट 60% ऑफ ऑल फेक नोट्स सीज्ड इन 2021 वेर ऑफ ₹2000 डिनोमिनेशन. ओके. तो अगर हम देखेंगे कि जो 20.39 करोड़ का जो फेक नोट इशू हुआ था
उसमें सीज हुआ है, उसमें से 12.18 करोड़ जो है इट बिलोंग्स टू 2000 डिनोमिनेशन। फाइन। उसके बाद इट सेज दैट द हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फेक ₹2000 नोट वॉज मेड इन तमिलनाडु, फॉलोड बाई केरला एंड देन आंध्र प्रदेश। The next is one-liner. Solomon Island suspends all visits from foreign navies. So Solomon Island है, it is island in the Pacific Ocean। तो यहाँ पे एक यूएस का कोस्ट गार्ड शिप को जाना था, बट उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया है कि उसकी वो रिफ्यूलिंग हो सके। अगर हम देखेंगे सोलोमन का, देयर इज ग्रोइंग टाइज ऑफ सोलोमन आइलैंड विद चाइना इन रिसेंट ईयर्स। तो सोलोमन आइलैंड ने जो है पहले ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था एज चाइना, but it switched its diplomatic recognition to Beijing, that is People's Republic of China, in 2019, and then it signed a security pact with the Asian power, that is China, in April. Now this ship which was going to dock at Solomon Island, this is called a US hospital ship, that is called to the okay, ये US hospital ship है जिसको यहाँ पे जो है वो नहीं करने दिया, बस इसको वेलकम करने दिया गया, और जो कोस्ट गार्ड की शिप है उसको अलाउ नहीं किया गया। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू चाइना। तो देखिए चाइना में 5 साल में पहली बार कांग्रेस होता है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उससे रिलेटेड 2 चीज़ें हैं। पहला तो चाइनीज़ पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस विच इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। फाइन। उसके बाद प्लेनरी इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर। तो अब चाइना जो है इट इज़ गोइंग टू हेल्ड अ नेशनल कांग्रेस ऑफ इट्स पोलिट ब्यूरो मीटिंग ओके ऑन October 16। So this will be 20th party congress and it is going to mark the beginning of 3rd term for President Xi Jinping। President Xi Jinping है वो president है चाइना के, as well as he is the general secretary of CPC, Communist Party of China, and chairman of Central Military Commission। ओके। उसके बाद अगर हम प्लेनरी देखेंगे, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट प्लेनरी सेशन इट विल बिगिन ऑन October 9 एंड कांग्रेस इट विल बिगिन ऑन October 16। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेकेंड रैंक लीडर है ली केकियांग, हु इज़ द प्रीमियर ऑफ चाइना, ही इज़ गोइंग टू रिजाइन एंड द न्यू प्रीमियर विल बी elected at this Congress। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.